Good afternoon, everyone. Welcome everyone in Dr. Nehu YouTube channel. आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ। हमारा आज लेक्चर का टॉपिक है सर्जिकल नर्सिंग केयर प्लान। ये मैं बताऊंगी कि केयर प्लान जो है कैसे बनाते हैं, और हम मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट था कि मैम आप नर्सिंग केयर प्लान पे भी एक लेक्चर दो ना। उन लोगों को प्रॉब्लम होता था, उनकी प्रॉब्लम का आज मैंने सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज फुल लेक्चर रहेगा सर्जिकल नर्सिंग केयर प्लान। सर्जिकल नर्सिंग केयर प्लान तो मेरा टॉपिक है फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर बोन। मैंने जो केस लिया है वो है फीमर बोन का, फ्रैक्चर ऑफ फीमर बोन। आप कोई भी केस ले सकते हैं, बस पैटर्न जो है आपको फॉलो करना है कि केयर प्लान में पैटर्न क्या है। बस आप पैटर्न पे फोकस करना, उसके बाद टॉपिक तो आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो है डेमोग्राफिक डाटा लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट? डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा में हम लोग पेशेंट नेम पूछते हैं, उसका एज पूछते हैं, सेक्स पूछते हैं, मैरिटल स्टेटस पूछते हैं, एजुकेशन, डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोसिस में मेरा क्या है? फ्रैक्चर ऑफ राइट फीमर बोन। मेरे पेशेंट के केस में फ्रैक्चर था राइट फीमर बोन में। रिलीजियन भी पूछ लेते हैं, ये नेसेसरी नहीं है बट कभी आप पूछ लोगे, ये एक एक्सेप्शन केस में है। अगर आप पूछ लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पूछते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्ड, आपका पेशेंट किस वार्ड में एडमिट था, केयर प्लान बनाने में ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बेड नंबर, आईपी नंबर, ओपीडी नंबर। आईपी नंबर मीन्स इन पेशेंट नंबर, ओपीडी आउट पेशेंट नंबर। उसके बाद एड्रेस, वो पेशेंट जो आपने केस नर्सिंग केयर प्लान के लिए लिया है वो पेशेंट रहने वाला कहाँ का है, क्योंकि जो आप केयर प्लान बना रहे हो तो फुल इन्फॉर्मेशन देना आपका रोल है। आप जो ये पेशेंट आया था तो हॉस्पिटल में एडमिशन कब हुआ था, डेट ऑफ एडमिशन, DOA, ये तो बहुत ही कंपलसरी है, ये आपको लिखना ही है आपके नर्सिंग केयर प्लान में। तो डेमोग्राफिक डाटा में हम लोग देखा कि पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या अनमैरिड है, एजुकेशन में वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, डायग्नोसिस ये तो आपका काम है करना, बेड नंबर, वार्ड नंबर, ये सब कुछ जो है आप डेमोग्राफिक डाटा के अंदर इंक्लूड करोगे। ठीक, इसके बाद जो आप लिखोगे वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी प्रेजेंट हिस्ट्री देखना है, पास्ट हिस्ट्री देखना है। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में मैंने उससे आपको पूछना है, जैसे मैंने पूछा कि प्रेजेंट हिस्ट्री उसमें कि उसकी कंप्लेन क्या है, ये सब। जैसे मेरे पेशेंट का कंप्लेन था, मिस्टर वैभव कुमार जो मेरा पेशेंट है वो 25 इयर्स ओल्ड का था और वो इमरजेंसी में एडमिट हुआ था क्योंकि उसको वॉक करने में प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत आती थी। क्यों प्रॉब्लम थी? तो राइट में हिप के पास सीवियर पेन होता था। और ये कब हुआ था? जब एक बार ना वो ग्राउंड से नीचे गिर गया था, ऐसा वो प्रेजेंट हिस्ट्री में हमें कंप्लेन बताया था। पेशेंट जो है वेट को बियर नहीं कर पा रहा था राइट लेग के पास, क्योंकि मेरा तो डायग्नोसिस ही वही है, और वो अपने मूव को भी लिम नहीं कर पा रहा था। फिर जो है पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में कुछ अगर उसने ऑपरेशन करवाया है या सर्जिकल ट्रीटमेंट लिया है, एनीथिंग कुछ भी, या उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, इससे पहले भी कहीं कोई पार्ट फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, ये सारे चीज़ के बारे में हम डिटेल उससे। हम फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री में टाइप ऑफ फैमिली पूछेंगे कि वो न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, पेशेंट जो है किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, आप उसका पूछेंगे। नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, उस फैमिली में कौन से मेंबर जो हैं वो हेड हैं, उनका नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर मेंबर को आप टोटल मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम बना के। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, नेम, रिलेशनशिप विद पेशेंट, उस मेंबर का पेशेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है वो इसमें फिलअप होगा, एज, सेक्स, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। फर्स्ट में जैसे मैंने लिखा है अपने पेशेंट का नाम, जो खुद ऑलरेडी पेशेंट है, उसका एज क्या है और सेक्स मेल है तो मेल मैंने डाला, एजुकेशन क्या है, वो जॉब नहीं करता है तो उस चीज़ को मैंने लिखा कि वो भी स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है।
फिर सेकंड में मैंने नेम लिखा है सौरभ सिन्हा, जो उसके पापा हैं, फादर हैं वैभव कुमार के, जो जिनका एज 55 ईयर्स है, 6 मेल है और BA वो पास है और टीचर हैं। इस टाइप से आपको अपने पेशेंट से फुल डिटेल पूछकर इसमें फिलअप करना पड़ेगा, या पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर से भी आप इस चीज़ का आइडिया ले सकते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपके पेशेंट कॉन्शियस है तो आप पेशेंट से ही पूछ सकते हो। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव होगा, आप पेशेंट से अच्छे से बिहेव करोगे, आइडियल वे में बिहेव करोगे, आइडियल वे में क्वेश्चन पूछोगे, तो आपके पेशेंट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले वाइटल साइन आप पेशेंट का नोट डाउन करना। आपके पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लेकर यहाँ पर लिखना। देन आफ्टर हेड टू फुट फिजिकल एग्जामिनेशन, ओवरऑल एग्जामिनेशन हम करते हैं। ओवरऑल एग्जामिनेशन में पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको नोट डाउन करना होगा। जैसे जनरल अपीयरेंस में आपका पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, पुअर लुकिंग है, कैसा है, गुड लुकिंग है, ये सारे अपीयरेंस आपको यहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग। फिर पोस्चर उसका क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या था, बॉडी वेट क्या है, एंडोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, फेस क्या है, गुड अपीयरेंस है, साई है, या फिर कैसा उसका अपीयरेंस आपको पेशेंट को दिखा था, उस अकॉर्डिंग जो है आपको अपना नोट डाउन करना होगा। ओरल कैविटी आप देखना, पेशेंट का ड्राई था, मॉइस्ट था, क्या था, उस चीज़ को आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ डील करना होगा। आईज़ में पेशेंट येलो कलर का आईज़ तो नहीं दिख रहा था, जॉन्डिस का केस तो नहीं था, ये सब वो वहाँ पर आपको पेशेंट का देखकर यहाँ लिखना होगा। नेक, चेस्ट, स्किन, एब्डोमेन, बैक, एक्सट्रीमिटीज़, मोबिलिटी स्टेटस, एलिमिनेशन स्टेटस, ये सारे चीज़ जितने भी हैं आपको अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग नोट डाउन करना होगा। जब आप ये सब कर लेते हैं तो क्लाइंट का इन्वेस्टिगेशन चार्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस चार्ट में भी आपको कॉलम बनाना होगा, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड देन रिमार्क्स। इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर जो उसको प्रिस्क्राइब किए हैं, ऑर्डर दिए हैं, उस रिकमेंड किए हैं, वो सब चीज़ को आपको यहाँ नोट डाउन करना होगा। जब वो टेस्ट करवाता है आपका पेशेंट तो क्या वैल्यू आपको मिलता है, वो पेशेंट वैल्यू में आप नोट डाउन करोगे, और उस चीज़ का नॉर्मल वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू बुक आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। और रिमार्क्स जो आप यहाँ डालोगे वो पेशेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू दोनों का कंपैरिजन कर यहाँ पर आप लिखोगे। इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, नॉर्मल है, वो सब अपना कंपैरिजन करके आपको लिखना होगा। अगर आपके पेशेंट को डॉक्टर अदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किए हैं तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ नोट डाउन करना होगा। जैसे कि मेरे केस में एक्सरे, HIV टेस्ट, SCV टेस्ट, ABORS, ब्लड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ये सब हुआ था तो उसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। देन आफ्टर मेडिकेशन, पेशेंट को क्या क्या मेडिकेशन रिकमेंड किया गया है, जैसे इसको भी आपको चार्ट बना के जो है फिलअप करना पड़ेगा। मेडिकेशन, डोज, रूट, टाइम, ड्यूरेशन और एक्शन, इसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपके पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया गया, रिकमेंड किया गया, डोज कितना था, कितने दिन तक चला था, किस रूट से दिया गया था, कौन सा मेथड यूज़ हुआ था, कितने दिन तक दिया गया, और उस मेडिसिन का एक्शन आपके पेशेंट पे क्या हो रहा था। ये सब चीज़ का आपको जो है इंक्लूड करना पड़ेगा अपने नर्सिंग केयर प्लान में। फिर मैनेजमेंट जो है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, 2 टाइप का यहाँ पर मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ये जो है केयर प्लान सर्जिकल केयर प्लान है। लेकिन अगर आप मेडिकल केयर प्लान बनाते हो तो प्रोस्पेक्टस यही रहेगा स्टूडेंट, बट वहाँ पर बस चेंज हो जाएगा कि आपको प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कंप्लीट आपको नर्सिंग मैनेजमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे पेशेंट का डाटाबेस को एक्सेस करना पड़ेगा, एक्टिविटी देखना पड़ेगा, सर्कुलेशन देखना होगा, फूड, फ्लूइड, पेन, डिस्कम्फर्ट, रेस्पिरेशन, एलर्जी,
कंसेंट फॉर्म आपको मस्ट बी साइन, कंसेंट फॉर्म तो आपको साइन करवाना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल में जो है अगर कोई पेशेंट आता है और उसका ऑपरेशन होने वाला रहता है तो उसके फैमिली मेम्बर से एक कन्फर्मेशन फॉर्म लिया जाता है, उस पर साइन करवाया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ को भी इसमें आपको नोट डाउन करना होगा। एडमिनिस्टर आईवी लाइन, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपको इस चीज़ को भी एडमिनिस्टर करना होगा। NBM, आपको पेशेंट को जो है 6 to 8 आवर नथिंग बाय माउथ रखना होगा। ऐसा क्यों रखना होगा? किसी के पास कोई आंसर? टेंडेंसी टू वॉमिट, अगर उसके पेट में कुछ रहेगा, स्टमक फुल रहेगा तो वॉमिटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए NBM रखा जाता है जिससे कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। और हाँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो देना बनता है, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके मैनेजमेंट का। क्योंकि जनरली जो है पेशेंट हॉस्पिटल के नाम सुनते ही डर जाते हैं, और ये ऑपरेशन की बात है तब तो और भी डर जाते हैं। उनके अंदर एंजाइटी तो इतना भर जाता है कि वो तो कहेंगे मैं ठीक हूँ, मुझे ऑपरेशन करवाने की नीड नहीं है। जनरली छोटे बच्चे को ही आप अक्सर घरों में देखते होंगे कि वो जाना नहीं चाहता हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि डॉक्टर ना मुझे इंजेक्शन लगा देगा, बस ये डर सुन के वो नहीं जाना चाहता है। आप में से भी बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जाना ही नहीं चाहते होंगे हॉस्पिटल इंजेक्शन की डर से। आज भी बहुत लोग डरते होंगे इंजेक्शन लेने से। तो यहाँ क्या है, आपके मम्मी पापा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ डॉक्टर भी कोऑपरेटिव होते हैं, बोलते हैं बेटा ये ले लो, मैं तुम्हें बिस्किट दूंगा, चॉकलेट दूंगा, जस्ट लाइक डैट। ऐसा ही आपको अपने पेशेंट को यहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा जिससे एंजाइटी जो है रिड्यूस हो सके और आपके जो पेशेंट है वो रेडी हो सके, प्रिपेयर कर सके खुद को, मेंटल फिजिकल खुद को स्टेबल कर सके ऑपरेशन के लिए। देन आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में मॉनिटर वाइटल साइन, ये आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, ये लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, ये सारे चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक कोई भी आईवी अगर दिए हैं, रिकमेंड किए हैं, तो उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना होगा। जब भी अगर आप ड्रेसिंग करते हो तो एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना होगा क्योंकि इन्फेक्शन से बचाना है। न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करना और साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो यहाँ भी देना है क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत पेन होता है। जो पेन जो है उसको, उस पेन को जो है ये करना, खुद कंट्रोल करना बहुत टफ होता है। पेशेंट जो है एंजाइट हो जाता है, टायर्डनेस हो जाता है, रिलैक्स नहीं फील करता है खुद को, तो यहाँ जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। ये सभी चीज़ आपको पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर नर्सिंग केयर प्लान। जब आप इतना कर लेते हो तो देन आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस कम से कम 5 लिखना होता है, 5 आपको 5 है, 3 आप डील करो मिनिमम। नर्सिंग केयर प्लान में 3 आप डील करके दे सकते हो, लेकिन अगर 5 डील करते हो तो आपके मार्क्स को ये और स्कोर करेगा, ये बहुत अच्छा होगा और आपके नर्सिंग केयर प्लान को के परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छा वो रिकवर देगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस जब भी बनाओ तो डील 5 करना कंप्लीट। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद नर्सिंग केयर प्लान चार्ट बनाकर आपको डील करना पड़ेगा, जैसे कि कॉलम वाइज असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनले, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम इतने सारे कॉलम का तो नेम बता दी, इसमें क्या क्या फिल करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट, मैं सबको डील करूंगी 1 बाय 1। आप नर्सिंग केयर प्लान इजी वे में बना सकते हो हमारे लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद। जैसे असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा में आप उसी चीज़ को लिखोगे स्टूडेंट जो आपके पेशेंट आपको बताया है, आपके पेशेंट ने क्या क्या कंप्लेन किया उस चीज़ को इसमें लिखा जाता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव डाटा में आपने अपने पेशेंट को क्या ऑब्जर्व किया उस चीज़ को यहाँ पर लिखना होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपने जो भी यहाँ पर एक लिया उसको आप यहाँ लिखोगे, जो डायग्नोसिस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप गोल लिखोगे,
कि जैसे मोबिलिटी हमारे केस में पेशेंट को प्रॉब्लम है कि वो इम्पेयर्ड हो गया है मोबिलिटी, तो हमारा एक ही एम है कि पेशेंट को फिजिकल मोबिलिटी प्रोवाइड करना। इंटरवेंशन, उसी चीज़ से रिलेटेड हम इंटरवेंशन करेंगे, वही सब चीज़ करेंगे जिससे कि पेशेंट की मोबिलिटी कैपेसिटी जो है रेज्ड हो सके। रेशनली में साइंटिफिक रीज़न हम लिखते हैं, जो भी आप इंटरवेंशन करते हो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है उस चीज़ को आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपने इंटरवेंशन किया है उसको पास्ट टेंस में यहाँ पर नोट डाउन करोगे, आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। इवैल्यूएशन, आपका जो है रिकवरी रिजल्ट क्या मिला, आपने जो मैनेजमेंट नर्सिंग केयर प्लान मैनेजमेंट अपने पेशेंट का किया, आपको इन सब करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिला है वो इसमें इवैल्यूएशन में इंक्लूड किया जाता है। आप यहाँ उसी चीज़ को लिखोगे, रिजल्ट यहाँ पर आप लिखोगे। इस तरीके से आप अपने केयर प्लान को बहुत अच्छा बना सकते हो। फिर आपको लास्ट में पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। पेशेंट एजुकेशन में आपको बताना होगा कि डॉक्टर ने जैसे जैसे एडवाइस किया है मेडिकेशन आप वैसे ही लेना, जिससे कि रिकवरी रेट बहुत फास्ट होगा, आप बेस्ट फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, टायर्डनेस नहीं होगा, आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे अगर रूल फॉलो करोगे तो। फिर आपको अपने पेशेंट को बताना होगा कि अभी जो है ऑपरेशन हुआ है, हैवी थिंग्स को अवॉइड करना है, बेड रेस्ट पे रहना है। फिर अगर किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको दिखता है तो आप ज़रूर इमीडिएटली हॉस्पिटल आकर बताओ डॉक्टर से, आप हॉस्पिटल आके कांटेक्ट करो। फिर न्यूट्रिशन डाइट के बारे में बताना है कि आपको जो भी डाइट लेना वो डाइट न्यूट्रिटियस डाइट होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर वे में आपको एनर्जी प्रोवाइड हो सके। अपने केयर प्लान में आपको समरी देना पड़ेगा, समरी आपका जितना बेस्ट होगा आपका नर्सिंग केयर प्लान उतना ही अच्छा होगा। समरी ही इंडिकेट कर देता है कि आपने अपने पेशेंट का केयर कैसे किया है, आपने केयर प्लान कितना बेस्ट बनाया है। तो समरी में डिजीज़ के बारे में डिफाइन नहीं किया जाता, अक्सर स्टूडेंट समरी में डिजीज़ कंडीशन को ही डिफाइन कर देते हैं, बट ये गलत माना जाएगा। आपको अपने समरी में पेशेंट के बारे में बताना होगा कि प्रेजेंट में पेशेंट जब आया तो क्या क्या कंप्लेन किया, किस रीज़न से ये सारे कंप्लेन हुए थे, फिर डॉक्टर ने क्या क्या रिकमेंडेड किए, क्या क्या बताएं, फिर अगर वो फॉलो किया तो उसके बाद क्या रिकवरी रेट आया, फिर आपने हेल्थ एजुकेशन क्या प्रोवाइड किया, ये इन सारे चीज़ को इसमें इंक्लूड करना रहता है। उसके बाद कंक्लूज़न में ये आपको बताना होगा कि आपने इस केयर प्लान के दौरान क्या क्या सीखा, जैसे ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना, उसकी वो जो भी आपने डिजीज़ कंडीशन लिया उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिला, ये सारे चीज़ को इसमें इंक्लूड करना होगा। फिर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से आपके पेशेंट का रिपोर्ट क्या मिला वो सब चीज़ को बताना होगा। और फाइनली आपको लास्ट में जो जो पीपल गाइड किए थे उन सारे लोगों को आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, और आपको अपने पेशेंट का भी थैंक यू करना पड़ेगा क्योंकि उसने आपको कोऑपरेट किया, जिस वजह से आपने अपने केयर प्लान को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएँ। तो ये सारे चीज़ को आपको कंक्लूज़न में इंक्लूड करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नाइस, वेरी गुड। फिर बिब्लियोग्राफी में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने जो नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर किया वो कंटेंट आपने कहाँ कहाँ से लिया। तो अगर बुक प्रेफर किए हो तो बुक, यहाँ पर बुक का नेम डालना, पेज नंबर भी बताना, और अगर आप नेट का हेल्प लेते हो, नेट से गाइड अगर किए हो खुद को, तो आपको उसके साइट के बारे में यहाँ पर बताना होगा। बिब्लियोग्राफी में इस चीज़ को ही हम लोग लिखते हैं। आई होप अब सर्जिकल नर्सिंग केयर प्लान बनाने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैंने डिटेल इस लेक्चर में बता दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस मैटर पे। अगर हमारा वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। See you soon.